नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होने वाला है। उसी को ध्यान रखते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, दो तीन बातें की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, इसकी बात की गई है। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की गई है, इसमें दो बातें निहित है, यानी कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं सीजेआई, उनकी भी बात है, उनके अलावा जो बाकी न्यायाधीश हैं वह भी इसमें निहित है। तो ये सभी जो है अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, इसके लिए चार विकल्प दिया गया है और ई का जो विकल्प होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस विकल्प को हम रिजर्व में रखते हैं, इसके लिए जल्दबाजी आपको नहीं करना है। सबसे पहले चार विकल्प को देखिए। यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी हैं। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प ये सही है, या भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ध्यान से समझिए, जो सीजीआई हैं वह भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वह भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखित रूप में दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 124(2) इसकी चर्चा करता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है वह राष्ट्रपति को पद लिखकर इस्तीफा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज का कार्यकाल होता है वह 65 वर्ष का होता है और हाईकोर्ट के जज का कार्यकाल जो है वह 62 वर्ष का है। मैं एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि एक बार मान लीजिए यह प्रश्न पूछा गया, वैसे बीपीएससी में देखा जाता है कि प्रश्नों का दोहराव होता है, हूबहू वही प्रश्न उसी विकल्प के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को ध्यान से देख लेना आपका पहला नैतिक कर्तव्य है। इसके अलावा बीपीएससी और एक काम करती है कि वह प्रश्न ना पूछ करके उसी टॉपिक से कोई दूसरा प्रश्न पूछ लेगी। जैसे कि बीपीएससी पूछ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने साल तक का होता है, मतलब किस आयु तक उनका कार्यकाल हो सकता है, तो 65 साल यहाँ होगा। इसी तरह हाईकोर्ट का अगर पूछता है तो वह 62 साल के लिए होता है, उनकी उम्र सीमा जब तक यहाँ पहुंच जाती है। तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को देख करके पढ़िए ताकि कोई भी प्रश्न उस एरिया से आ जाए तो आपके रडार से बाहर नहीं जाए। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, यह पूछा गया है। यहां पर जो है आपको 5 विकल्प दिया गया है, ई निश्चित तौर पर रिजर्व में रहेगा और यहां पर समझिए कोई नहीं हो सकता है, उपर्युक्त में एक से अधिक तो कतई नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई एक ही व्यक्ति प्रथम पूछा गया है तो सभापति होंगे। तो यहाँ का यह विकल्प तो गलत हो गया, लेकिन इस तरफ का सही हो सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संभव है ये 4 नाम दिया गया हो और चारों नाम में से कोई भी सही नहीं हो। तो यदि आप ई विकल्प के साथ कभी प्रयोग करते हैं तो आप इसका भी ध्यान देना है। वैसे बीपीएससी इस बार ई विकल्प नहीं पूछने जा रही है, आपके समक्ष 4 ही विकल्प दिया जाएगा, 5वां विकल्प नहीं होगा, तो कोई टेंशन नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अंबेडकर। अब देखिए पीसीएस के एग्जाम में क्या होता है, कुछ प्रश्न बिल्कुल फैक्चुअल होता है, फैक्ट होता है, आपको उसे याद करना पड़ेगा, दूसरा और कोई तरीका उसके लिए नहीं बना है। अब याद रट्टा नहीं मारना है, याद के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, विभिन्न प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। क्या होगा कि उस तरह के टॉपिक जो है आपके नजरों से बार बार गुजरेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका जो सही जवाब होगा वह बी होगा। काका साहब कालेलकर जो है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति बनाए गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद के 344 के तहत यह बात की गई है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का जो गठन है वह 29 जनवरी 1953 को किया गया था और इसके अध्यक्ष जो हैं इस आयोग के, जैसा कि मैंने पहले कहा कि काका साहब कालेलकर थे। तो यह भी प्रश्न आपका तैयार हो गया है। तीसरा चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग पूछा गया है। जल्दी से प्रश्न पूछते हुए संघ लोक सेवा आयोग नहीं समझ लेना है, क्योंकि हमारे जुबान पे अक्सर संघ लोक सेवा आयोग रहता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और उसकी नियुक्ति कौन करता है, यह प्रश्न के कीवर्ड है। यहाँ पर 5 विकल्प, इसे हम रिजर्व में रखेंगे। 4 है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसकी बात की गई है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष करता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर
उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना होगा कि तीसरा जो यह प्रश्न है यह भी पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न है। इसका जवाब होगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। आपको यह ध्यान ही रखना पड़ेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वहां के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो उत्तर प्रदेश के उस समय के जो राज्यपाल होंगे उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यह बात इससे संबंधित कुछ और समझ लीजिए। यह जब हम चर्चा करते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 316 इसकी बात करता है। क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जब आप इसी तरह से पढ़िए, जब आप राज्य की बात करें तो आप संघ की बात कर लें। ठीक है, जब आप राज्यपाल पढ़ें तो आप राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ लें ताकि आपका जो है काम आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री पढ़ते हुए मुख्यमंत्री के बारे में जरूर पढ़िए, संसद पढ़ते हुए विधानसभा के बारे में पढ़िए। इसका कारण है कि कहीं से भी चूंकि बहुत सारी समानताएं होती है और इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, तो दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएगा कि कहीं से भी आयोग प्रश्न करता है तो आप उसका समाधान दे लेंगे। इसी तरह अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कराई जाएगी और राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के द्वारा कराई जाएगी। यह बात भी हो गई। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम इतने उम्र का तो होना चाहिए। जैसे कि शादी करने के लिए उम्र क्या है, 21 साल है पुरुषों के संबंध में और महिलाओं के संबंध में 18 साल। उससे कम आप जो है नहीं कर सकते, नाबालिग माने जाएंगे, शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे महिलाओं के कंडीशन में 18 साल तो वैसे भी नाबालिग का उम्र होता है 18 साल से कम, और महिलाएं 18 साल की हो गई तो शादी कर सकती हैं। इसी तरह पुरुष, कोई लड़का है वो 21 साल का हुआ तो कर सकता है, तो मिनिमम तय कर दिया, उससे आगे है। इसी तरह लोकसभा का सदस्य यदि कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए भी मिनिमम आयु तय की गई है कि उससे नीचे का होगा तो वह चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, और उसकी जो उम्र तय की गई है वह 25 वर्ष तय की गई है। तो सी का जो विकल्प है वह सही है। अब देखिए इसमें कितना उलझाऊ है, यहाँ पर 18 वर्ष दिया गया है। कई बार चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में 18 वर्ष जो है वह मिनिमम उम्र होता है, गलती से आप इस पर टिक लगा सकते हैं। 21 वर्ष जैसा मैंने कहा पुरुष के विवाह की उम्र है, इसमें भी टिक लगाने की चांसेस रहेगा। 30 वर्ष जो यहाँ है तो लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है। 30 वर्ष जो है वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए है। तो यहाँ भी आपसे गलती कराने की पूरी गुंजाइश आयोग ने करवा लिया था, लेकिन आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की जो आयु होगी न्यूनतम वह 25 वर्ष होगा, इसीलिए इसका जवाब जो है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। हमने इसकी चर्चा कर ली है। वैसे ये पीडीएफ आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है, वहां से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियो देख लीजिए, चीजें समझ लीजिए, मैं व्याख्या भी बताता चलता हूं ताकि अगर वहां पर कुछ कंफ्यूजन रह जाए शब्दों के साथ या कुछ कॉन्सेप्ट हो समझ ना आए तो बाद में आपको पीडीएफ समझने में दिक्कत नहीं होगी। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बातें की गई है। किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर यह कहना चाह रही है। ये विकल्प हम रख लेते हैं रिजर्व में, ई वाला। यहाँ पर हमारे पास अब 4 बच जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए इसका राज्यपाल है तो निश्चित तौर पर हमारे पास ये सेंस होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राज्यपाल पढ़ते हुए राष्ट्रपति पढ़िए, तो यहाँ पर जब राज्यपाल की नियुक्ति की बात आएगी तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा, ना कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इससे संबंधित कुछ और बातें देख लीजिए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब एक व्यक्ति 1 या 2 या उससे अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है यदि राष्ट्रपति उसे चाहते हैं तो। वह भारतीय राजनीति की संघीय व्यवस्था का हिस्सा होता है। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्य के बीच वह सेतु का काम करता है, वह संबंध स्थापित करता है दोनों ही सरकारों के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि संबंध स्थापित करने का काम करेगा और केंद्र सरकार का प्रतिनिधियों के रूप में राज्यपाल राज्य में भी काम करते हैं।
अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होंगे। जिस तरह से देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख होंगे और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता में कार्य करते हैं। केंद्र के प्रतिनिधि की बात की जा रही है तो एक तो संवैधानिक प्रमुख, दूसरी प्रतिनिधि, तो दोहरी दायित्व इन पर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपने जान लिया है कि इस प्रश्न का जवाब उसका सी था। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अब यहां पर देखिए, मैं पिछले भी कई लेक्चर में बताया हूं कि बीपीएससी का फेवरेट जोन होता है वो आर्टिकल होता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं आप उन सबों को याद कर लीजिए, बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है ऐसे प्रश्नों का समाधान करने का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह छठा प्रश्न है और इसका जवाब जो होगा वह ए ही है, यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसकी व्याख्या हम थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय संविधान के 330(1) क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसकी बात हमने पहले ही की। और अनुच्छेद 330(1) ग में आप देखेंगे यह दोनों जो है, इस दोनों में एक चीज कॉमन आपको नजर आएगा, असम। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों असम कॉमन है। 330(1) ख में असम के जो स्वशासी जिले हैं वहां के अनुसूचित जातियों को छोड़कर, ध्यान देना है, अन्य अनुसूचित जातियों पर आरक्षण की व्यवस्था इसके तहत की गई है। और अनुच्छेद 330(1) ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यह तीनों जो है, अनुच्छेद 330(1) क, अनुच्छेद 330(1) ख और 1 ग, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन तीनों को तैयार कर लीजिए। तो इसका जवाब आपने देख लिया। अब चलते हैं 7वें प्रश्न के तरफ और राष्ट्रपति से संबंधित देखने हैं कि यहाँ कुछ बातें होने वाली है। राष्ट्रपति, अब यहाँ पर विकल्प हमें पढ़ना पड़ेगा, तो धैर्य से पढ़ेंगे। यह जो विकल्प है ई वाला रिजर्व में रखते हैं। संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है और सदन में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। तो संसद में कौन कौन सी चीजें आती है हमारे लिए यह जानना सबसे पहले जरूरी हो जाएगा। देखिए, जब संसद की बात करेंगे तो सबसे पहला ही इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद दूसरा लोकसभा, और फिर तीसरा क्या आएगा, राज्यसभा। तो जब भी आपके दिमाग में संसद शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि संसद का मत केवल लोकसभा या राज्यसभा नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है, संसद का हिस्सा होता है। यहाँ लिखा गया है संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो नहीं तो पहले ही गलत हो गया। हिस्सा होता है, यह तो अभी मामला समझ में आ रहा है कि सही है। संसद का हिस्सा होता है और सदन में बैठता है। क्या राष्ट्रपति सदन में बैठते हैं? नहीं बैठते हैं, तो यह भी नहीं होगा। और संसद में वोट कर सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति वोट नहीं करते हैं। तो इसका एक ही विकल्प फिर सही नजर आ रहा है और वह 7 का बी आपको दिख रहा है। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है, वह संसद का अभिन्न अंग होता है, जिसकी चर्चा हमने कर ली। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बातें की गई है। 8वें प्रश्न को तरफ हम चलते हैं। देखिए, इसमें अनुच्छेद 33, 40, उसके बाद 48, अनुच्छेद 50 दिया गया है और ई वाला विकल्प हम रिजर्व रखते हैं। अब इसके संबंध में देख लीजिए, यह पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न है। यदि आपको अनुच्छेद याद ना हो तो आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो कि कब संविधान का संशोधन हुआ, क्या क्या लागू किया गया, इसके लागू करने से क्या होगा, सब बातें धरी की धरी रह जाएगी और यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इसका 8वां का जो जवाब है वह अनुच्छेद 40 होगा, यानी कि विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है। अब देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 की हमने बात की, राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा हूं। और अगर आप प्रश्न के लिहाज से, प्रीलिम्स के लिहाज से बात करेंगे तो यह खंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान का भाग 4 यह है
और यहाँ पर इसके अंतर्गत अनुच्छेद कहाँ से कहाँ आता है, आर्टिकल 36 to 51। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 36 to 51 याद कर लीजिए, ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, इसीलिए आपके लिए यह बहुत ही आवश्यक होने वाला है। और इसी के अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 40 आता है, तो डीपीएसपी का यह एक हिस्सा हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में पड़ता है संविधान में, तो फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद का जो चौथा भाग है संविधान का, वह डीपीएसपी की बात करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य जो है उसका निर्माण कब हुआ। आप जानते हैं कि पहले बिहार राज्य हुआ करता था और बिहार राज्य में ही झारखंड भी समाहित था, लेकिन लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि शासन प्रशासन में को बेहतर ढंग से चलाने के लिए झारखंड एक नया राज्य बना दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह भी पूरी तरह से फैक्चुअल प्रश्न है और यहाँ पर 2000 ईस्वी में झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। बिहार का दक्षिणी हिस्सा पड़ता है झारखंड, तो उसे अलग करते हुए एक नया राज्य बना दिया और उसकी राजधानी जो है रांची बना दी गई। यह कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग कर झारखंड नामक राज्य बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आज का हमारा, निम्न में से किस वर्ष, यहाँ पर वर्ष पूछने वाला है, यानी कि प्रश्न का डिमांड क्या है यह हमें पता चल गया है। किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, यह अपना प्रतिवेदन कब जमा करती है, फाइनल प्रतिवेदन जो है। तो यहाँ पर देखिए किस वर्ष की बात की गई, सरकारिया आयोग की बात की गई। तो सरकारिया आयोग के बारे में बता भी दिया प्रश्न ने कि केंद्र राज्य संबंधों को सही से देखने के लिए बनाया गया था कि कैसे सुधारा जाए, और फाइनल प्रतिवेदन इसने कब दिया, यह प्रश्न है। अब यह प्रश्न अपने आप में देखिए पूरी तरह से फैक्चुअल है, ठीक है, बिना जाने हुए फैक्ट आपके ध्यान में नहीं रहेगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा। 1987 में सरकारिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध को जानने के लिए बनाया गया था कि कैसे सुधारा जाए, उसने अपना प्रतिवेदन सौंपा था। एक चीज यहाँ कंफ्यूजन है, देखिए इसमें कहा गया कि किस वर्ष प्रतिवेदन दिया था। यहाँ पर यह आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। गठन निश्चित तौर पर इससे पहले किया जाएगा, तभी तो ये कामकाज करेगी और अपना फाइनल प्रतिवेदन देगी। तो इस बात को समझ लेना है, गलती से भी आपके दिमाग में यह ना प्रश्न से आ जाए कि गठन को पूछा गया है, ठीक है। इसके संबंध में थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था इसने, सरकारिया आयोग ने, और वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने, यहाँ ध्यान देना है, वर्ष 1983, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गठन पहले हुआ, तो 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ करते थे RS सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग का काम क्या था, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं कि केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में काम करना, देखना कि कैसे सुधार हो सकता है। 247 सिफारिशें इन्होंने दी थी, बहुत सारी सिफारिश लागू भी किया गया है और बहुत पर मंथन चिंतन चल रहा है। तो इसका जवाब डी था। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, यह आज का हमारा 11वां प्रश्न है। निम्न में से किस अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद पूछने वाला है, यह प्रश्न पहले ही हमारा दिमाग आ जाना चाहिए। दिमाग को फैक्ट पे ले जाइए, फिर से आपकी मेमोरी चेक कर रहा है यह प्रश्न। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब आप वित्त आयोग के बारे में बहुत कुछ पढ़ के चले गए, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि किस अनुच्छेद में संविधान में इसकी चर्चा की गई है, तो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए यह भी फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। अब देखिए मैं बार बार कहता हूं ना कि अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, बिहार के लिए बहुत जरूरी है अगर प्रीलिम्स निकालना है। अब देखिए बार बार पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, कई प्रश्न आते हैं, हर साल 2-4 प्रश्न इससे रहते हैं। तो संविधान के जो भी मुख्य अनुच्छेद हैं उसे आप तैयार कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा कि आप जो है संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक और 51A जो है, ये सब इतना तो पूरा तैयार कर ही लीजिए। इसमें पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएगा, डीपीएसपी आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य भी आ जाएगा। ये सब चीज आपके जुबान पे होना चाहिए। बीपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं आप 30 सितंबर को। तो यहाँ पर देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यह
आपसे पूछा गया है। और अनुच्छेद 280 के तहत जो है भारत की संविधान वित्त आयोग के गठन की बात करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करता है। अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, इसकी स्थापना की गई है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष में किया जाता है। या राष्ट्रपति को लगता है कि इससे पहले भी इसका गठन किया जाए तो राष्ट्रपति इसके लिए स्वतंत्र हैं, वह इसका वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब यह 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 12वां प्रश्न जो है आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 64वीं बीपीएससी में राज्य व्यवस्था से कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे, 11 प्रश्न की चर्चा हमने कर ली है। 12वां प्रश्न कहता है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके लिए दिया गया है। विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, और ये वाला हम रिजर्व में रखते हैं। ठीक है, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका अगर जवाब देखें तो यह भी पूरी तरह से फैक्चुअल है। भारत का न्यायवादी किसके द्वारा, यानी कि कोई एक पद होगा, उस पद पे बैठे हुए आसीन व्यक्ति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसका जो यदि सही जवाब आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद की व्यवस्था करता है। अब अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो भारत में यह सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार के पक्षों को या सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में जाकर के रखते हैं, दलील देते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनमें वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए होता है। ध्यान देने की बात है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उसकी जो अर्हताएं हैं वही अर्हताएं इनकी होनी चाहिए महान्यायवादी साहब की, तभी इनकी नियुक्ति की जाएगी। यह संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है और राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप इनकी नियुक्ति कीजिए। तो इस तरह से 12 प्रश्न हमारे पास थे। 12 प्रश्नों का हमने सही से चर्चा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि इन 12 प्रश्न और उसके इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक पे मैंने बात की है उसको आप सही से तैयार कर लेंगे। साथ ही इसके अलावा कौन कौन सा विकल्प गलत हुआ है उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न आ जाए तो छूटने ना पाए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातों पर समाप्त करते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।